हमने पिछली वीडियो में यह बात की थी कि हम किस तरह ऑक्सीकरण और अपचयन अभिक्रियाओं को अलग अलग करके वोल्टेक सेल या गैल्वेनिक सेल का निर्माण कर सकते हैं, या आसान शब्दों में कहें तो एक बैटरी का निर्माण कर सकते हैं, और फिर इन दोनों को इस प्रकार एक तार से जोड़ सकते हैं जिसकी वजह से जिंक के द्वारा जो त्यागे जाने वाले इलेक्ट्रॉन हैं वे इस तार से होते हुए कॉपर आयनों के पास जाएंगे, जिससे कॉपर आयन अपचयित अर्थात रिड्यूस हो जाएंगे। अब इस सब की वजह से आपके दिमाग में कुछ सवाल उठे होंगे, जैसे कि अगर यह एक बैटरी है तो इसका धनात्मक टर्मिनल कौन सा है और ऋणात्मक टर्मिनल कौन सा है, और अगर यह बैटरी है तो इस बैटरी की वोल्टता क्या है। तो अगर आपके दिमाग में धनात्मक व ऋणात्मक टर्मिनलों का सवाल आ रहा है तो मैं आपको कहूंगा कि आप एक बार इस वीडियो को पॉज करें और स्वयं से इसके बारे में सोचिए कि धारा यानी कि करंट कहां से आ रहा है और कहां पर जा रहा है। अब ध्यान दीजिए, यहां पर यह जो बैटरी का ऋणात्मक टर्मिनल है, असल में इलेक्ट्रॉन यहीं से आ रहे हैं, यानी कि हम कह सकते हैं कि इस जिंक छड़ से इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं। तो यह इस बैटरी का ऋणात्मक इलेक्ट्रोड कहलाएगा, और बैटरी के ऋणात्मक इलेक्ट्रोड को हम अक्सर एनोड कहते हैं। तो यह तो इस बैटरी का एनोड है, और अब दूसरी ओर देखिए, यहां पर यह जो कॉपर छड़ है, असल में इलेक्ट्रॉन यहीं पर आ रहे हैं, तो यह इस बैटरी का धनात्मक इलेक्ट्रोड कहलाता है, या इसे हम अक्सर बैटरी का कैथोड भी कहते हैं। अब अगला सवाल यह उठता है कि यहां पर सिरों पर वोल्टता क्या होगी। तो वोल्टता यहां पर कई चीजों पर निर्भर करने वाली है, जैसे कि जिंक आयनों की सांद्रता यानी कि कॉन्सेंट्रेशन, कॉपर आयनों की सांद्रता, और साथ ही साथ यहां पर जो दाब है अर्थात प्रेशर है, और जो तापमान है यानी कि टेम्परेचर है, इन सभी पर वोल्टता निर्भर करने वाली है। और हमें यह भी पता होना चाहिए कि हमने इन सभी का मानक रूप तय कर लिया है। तो मैं एक बार आपको कहूंगा कि आप इंटरनेट पर मानक इलेक्ट्रोड विभव यानी कि स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल यह लिखें, और आप विभिन्न आयनों के लिए कई सारी वोल्टताएं देख पाएंगे। तो यह माप मूल रूप से हाइड्रोजन के सापेक्ष ही है, यानी यहां पर जितनी भी बात हो रही है वह सब कुछ हाइड्रोजन के सापेक्ष ही हो रही है। तो हम यह पता करना चाहते हैं कि यह आयन कितनी इच्छा रखता है इन इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करने की। तो अगर हम इस अभिक्रिया की बात कर रहे हैं और मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के सापेक्ष वोल्टता की बात की जा रही है, तो यहां पर देखिए, ये जो कॉपर आयन है जिनकी ऑक्सीकरण संख्या धनात्मक 2 है, यदि इन्हें ये 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके ठोस कॉपर में परिवर्तित होना है तो उसके लिए जो वोल्टता आती है वह आती है 0.34 वोल्ट। इसका मतलब है कि यह काम मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड से होना ज्यादा संभव है, और आपको यहां पर ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम तो यहां पर बस वोल्टताओं की तुलना करेंगे और यह देखेंगे कि कुल विद्युत वाहक बल यानी कि टोटल इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, या ऐसे कह सकते हैं कि कुल वोल्टता कितनी है जिससे कि अपचय उपचय अभिक्रिया हो रही है। या दूसरे शब्दों में हम यहां पर वह कुल विद्युत वाहक बल ज्ञात करना चाहते हैं जिससे हम इन इलेक्ट्रॉनों को इस तार के अंतर्गत धकेल रहे हैं। अब अगर हम जिंक अभिक्रिया की बात करते हैं और मानक इलेक्ट्रोड विभव की तालिका को देखेंगे तो इसके लिए हमें यह संख्या मिलेगी -0.76। लेकिन हमें यहां पर एक बात ध्यान रखनी है, अगर हमें यह संख्या मिल रही है तो यह संख्या असल में विपरीत अभिक्रिया के लिए है, यानी यह संख्या उस अभिक्रिया के लिए है जिसमें जिंक आयन इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके ठोस जिंक में बदल जाते हैं। लेकिन हमें तो यहां पर दूसरी अभिक्रिया चाहिए। हमारे गैल्वेनी सेल के लिए हमें यह अभिक्रिया चाहिए। तो इस अभिक्रिया के लिए जो वोल्टता है वह इस वोल्टता का ऋणात्मक मान हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि इस अभिक्रिया के लिए जो वोल्टता है वह आ जाएगी 0.76 वोल्ट। इसके बारे में सोचने का एक तरीका तो यह हो सकता है कि यह अभिक्रिया तो 0.76 वोल्ट के विद्युत वाहक बल, या कह सकते हैं कि सापेक्ष ऊर्जा प्रति कूलम से होना चाहती है, और वहीं यह अभिक्रिया 0.34 वोल्ट के विद्युत वाहक बल से होना चाहती है। तो जरा सोचिए कि ऐसी स्थिति में यह संपूर्ण अभिक्रिया किस विद्युत वाहक बल से होगी, या कह सकते हैं कि इस पक्ष और इस पक्ष के मध्य का जो विभवांतर प्रति कूलाम है वह कितना होगा।
तो वह इन दोनों चीजों का योग आ जाने वाला है। और इस योग की बात तब की जा रही है जब हमारे पास इन आयनों की यानी जलीय विलयन में उपस्थित इन आयनों की मानक सांद्रता है, जो कि होती है 1 मोलर यानी कि 1 मोल प्रति लीटर। तो अगर हम मानक तापमान और मानक दाब ले रहे हैं तो यहाँ पर हम एक बैटरी का निर्माण कर सकते हैं जिसकी वोल्टता क्या होगी, हम बस इन दोनों का योग कर देंगे तो यह आ जाएगा 1.1 वोल्ट। तो मैंने बस यहाँ पर इन दोनों को जोड़ दिया है। अब इसे करने के दूसरे तरीके भी हो सकते हैं। आप यहाँ पर एक वोल्ट मीटर ले सकते हैं और जब धारा प्रवाहित नहीं हो रही है तो यहाँ पर वोल्टता का मापन कर सकते हैं। या आप एक पारंपरिक बैटरी की तरह ही इन दोनों टर्मिनलों के मध्य वोल्टता का अंतर भी माप सकते हैं।